नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 का जो है इकॉनमी। तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं और हमारा आज पढ़ना है हमको बाह्य क्षेत्रक। इससे पहले हमने जो है सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, जिसमें हमने बैंक वगैरह, यूनिफाइड पेमेंट, यूपीआई वगैरह के बारे में पढ़ा है। और इससे पहले यूपीआई और बॉन्ड है ना, बॉन्ड यील्ड, और हमने जो है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं हम। इसका ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। यूपीएससी स्टूडेंट का ही टेलीग्राम है, उसी पे ये मिल जाएगा आपको। देख, तो आज हम पढ़ेंगे बाह्य क्षेत्रक। तो बाह्य क्षेत्रक में देखेंगे एफडीआई बनाम जो है एफपीआई। एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है वो भी हम समझ लेंगे उसी में। भारतीय बाज़ारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, एफडीआई वर्सेस एफपीआई। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन मार्केट। तो एफडीआई बनाम एफपीआई, भारतीय अर्थव्यवस्था है ना और बाज़ारों पर प्रभाव। तो विदेशी निवेश के जो है प्रकार और प्रविष्टि के बारे में तो एफडीआई प्रत्यक्ष है विदेशी निवेश है ना, रणनीतिक एवं दीर्घकालिक निवेश है इसमें। और जिसमें कहा गया है कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, वर्षों और दशकों के लिए है ये, है ना। और इसमें प्राथमिक बाजार प्रविष्टियां हैं, वास्तविक परिसंपत्तियों पे, जैसे नए व्यवसाय स्थापित करना हो, कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदना हो, है ना, तो 10% इसमें। और कारखाने बनाना, रोजगार पैदा करना और प्रौद्योगिकी का जो है हस्तांतरण करना हो, तो इन चीज़ों को इसमें देखा जाता है प्राथमिक बाजार प्रविष्टि में। और बाज़ारों पर जो प्रभाव होगा उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे हम पूंजी बाजार प्रभाव देखेंगे, पूंजी बाजार प्रभाव पर स्थिर आधार है ना, तो स्थिर आधार होता है उसका, दीर्घकालिक जो है विश्वास प्रदान करता है ना, और 10 वर्षीय विकास हेतु पूंजी सुनिश्चित करता है, दैनिक अस्थिरता उत्पन्न नहीं करता है। मुद्रा बाजार और जो है रुपये पर क्रमशः स्थिर रुपया है ना, निरंतर अंतर्वाह, दैनिक विनिमय दर पर जो है कम प्रभाव। एफडीआई के लिए जो है आरबीआई के हस्तक्षेप की जो है आवश्यकता कम ही पड़ती है। कहा गया सारांश में जैसे बताया गया, स्थिर विकास इंजन, रोजगार और जीडीपी है ना। हम आगे में देखेंगे जैसे एफपीआई देखेंगे, तो एफपीआई में जो है ना, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, और जो एफपीआई होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है। ये वित्तीय जो है एवं अल्पकालिक जो है निवेश होता है, क्योंकि शेयर बाजार वगैरह में भी लोग पैसे लगाते हैं, बहुत सारा जो है पैसे आते हैं बाहर से, उसी को एफडीआई बोलते हैं। और अल्पकालिक जो फोकस होता है कुछ दिनों महीनों के लिए होता है, और जो एफपीआई होता है वो कम दिनों के लिए होता है। जो एफडीआई होता है वो दशकों के लिए, वर्षों के लिए लोग निवेश करते हैं। तो द्वितीयक बाजार ये होता है एफपीआई। इसकी जो प्रविष्टियाँ होती है इसमें शेयर बाजार होता है, बॉन्ड होता है ना। ये लोग क्या करते हैं, लोग आकर के शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, छोटा सा, अगर थोड़ा जैसे ही उनको लाभ होगा फिर वो वहाँ से पैसा निकाल कर अपना लेके चले जाते हैं, है ना। लाभार्जन के उद्देश्य से छोटी हिस्सेदारी खरीदना है ना, 10% मूल्य अंतर के लिए शेयर और जो है बॉन्ड का जो है व्यापार करना। बाज़ारों पर प्रभाव देखेंगे तो पूंजी बाजार पर प्रभाव, उच्च स्थिरता है ना, तरलता प्रदान करता है, हार्ड मनी। इसका बाजार में जो है तेजी मंदी को संचालित करता है, तीव्र सुधार का कारक बनता है, जैसे 2025 की शुरुआत में देखा गया है इसको। और मुद्रा बाजार और रुपए पर जो है प्रभाव, रुपए में उतार चढ़ाव। तो अंतर्वाह जो है रुपया मजबूत होता है, बहिर्वाह में रुपया गिरता है। जब यहाँ से रुपये का बहिर्गमन होने लगता है, जो इन्वेस्टर होते हैं अपना पैसा निकाल करके लेके चले गए। जैसे आज ही देखो, आज है
आज बजट आया 1 फरवरी है। आज के ही दिन देखो मार्केट एकदम क्रैश कर गया, लगभग 1700 अंक तक गिरा था, फिर धीरे धीरे चढ़ करके 1500 तक अभी भी गिरा दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो है पैसा निकाल करके लेके यहाँ से चले गए, है ना। तो जब चले पैसा यहाँ से चला जाता है तो रुपया गिर जाता है। इसी वजह से रुपया देखो, आज रुपये का रेट क्या है, आज कई महीनों से जो है शेयर बाज़ार बहुत डाउन चल रहा है। अंतर्वाह रुपया मजबूत होता है जब, मतलब बाहर से जब पैसा आता है, बाहर से पैसा आने का मतलब डॉलर में आएगा और वहाँ की दूसरी करेंसी में यहाँ लोग निवेश करेंगे, तो जब आएगा तो उससे जो है हमारे यहाँ मजबूती होती है। अब हम देखेंगे स्थिति नियंत्रित करने हेतु जो है क्या करती है कि आरबीआई प्रयास करती है, प्रायः हस्तक्षेप करती है। इसमें आरबीआई ही तो सारा कुछ करती है ना। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक, अब हमको पढ़ना है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये सुर्खियों में क्यों था, तो ये बताया गया है कि जो है ना, जून 2025 में जारी आरबीआई बुलेटिन के अनुसार सकल एफडीआई प्रवाह में जो है वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में जो है 96% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसमें बताया गया कि प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश के बारे में उसमें देख लेते हैं क्या होता है ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें क्या कहा जा रहा है। तो जो है शासन है ना, शासन एवं विनियमन, संशासन और विनियमन, इसमें कहा गया है फेमा अधिनियम। इसमें कहा गया है फेमा जो अधिनियम है वो 1999 में आया था। समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 2020 में आई थी। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, जिसको गैर ऋण साधन बोलते हैं, नियम, ये आया था 2019 में। इसके अलावा सकल और जो है निवल है ना, एफडीआई जो है उसके बारे में बताया गया है ना। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होते हैं वो इसमें एफडीआई में आते हैं। एक सकल एफडीआई होती है जिसको ग्रॉस एफडीआई बोला जाता है। यह जो है भारत के उत्पादक परिसंपत्तियों में विदेशी इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया जो कुल निवेश होता है वो होता है। और निवल एफडीआई देखेंगे, निवल एफडीआई में क्या होता है कि जो भारत या जो है भारत में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश और भारत से जो है बाहर जाने वाले निवेश का अंतर है ना, उसी को कहते हैं। जैसे इसमें विदेशी कंपनियों द्वारा प्रत्यावर्तन प्लस जो है भारतीय कंपनियों द्वारा बाय एफडीआई। ठीक, अब जो हम देखेंगे भारत में एफडीआई का तरीका, भारत में क्या है एफडीआई का तरीका। तो स्वचालित मार्ग से ऐसे जो है निवेश के लिए सरकार या आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती इसमें। और स्वचालित मार्ग से भारत में जो है 100% एफडीआई की अनुमति वाले क्षेत्रक है ना। स्वचालित मार्ग से भारत में 100% एफडीआई वाले जो क्षेत्रक है उसके बारे में बताया गया। तो वो जो है कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कर सकते हैं, कोयला और लिग्नाइट में, तेल और प्राकृतिक गैस में भी अन्वेषण है ना, प्राकृतिक गैस का जो अन्वेषण होता है उसमें, हवाई अड्डे में ग्रीनफील्ड और मौजूदा है ना, इसमें जो है ग्रीनफील्ड मौजूद है। औद्योगिक पार्क हुआ, दूरसंचार सेवाएं हुआ, ट्रेडिंग हुआ है ना, इन चीज़ों में कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो है भारत में लगभग जो है 90% जो है एफडीआई स्वचालित मार्ग से आता है। क्योंकि उस स्वचालित मार्ग से अगर नहीं आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा भारत सरकार से कहीं कुछ करवाना है, कहीं कुछ करवाना, तो आ ही नहीं पाएगा सरकार के माध्यम से। सरकार के माध्यम से आने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है उनको। इस वजह से वर्तमान में जो 90% एफडीआई आपको देखने को जो है लगेगा वो स्वचालित मार्ग से ही आता है। अब हम देखेंगे सरकारी अनुमोदन मार्ग। ठीक है, जैसे सरकारी जो अनुमोदन मार्ग हैं वो उसमें
तो सरकारी अनुमोदन लेना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है सरकार की, उसके बाद ही जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेगा। तो ऐसा बताया गया सरकारी अनुमोदन मार्ग में कि ऐसी एफडीआई के लिए जो है सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। ऐसा निवेश को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है। भारत में जो है एफडीआई के लिए निषिद्ध क्षेत्र जो हैं उसमें बताया गया है कि लॉटरी व्यवसाय, ऑनलाइन लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग जैसे मतलब किसानों वगैरह है ना, चिट फंड होता है, निधि कंपनियां होती है तथा वे क्षेत्र जो मतलब निजी क्षेत्र के लिए खुले नहीं हैं उसमें, जैसे परमाणु ऊर्जा हुआ, रेलवे परिचालन वगैरह हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब सरकार करती है, तो सरकार को इसमें एफडीआई में आती है। अब देखेंगे भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश, उसमें जो प्रवास से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं वो दर्शाया गया है, जैसे बिलियन अमेरिकन डॉलर में है ना, जैसे 30 से $60, $90 दिया गया है ना, ये क्षेत्र दिया गया है। और वर्ष दिया गया है 2013 से 14 और 23 से 24 और उसके बाद 24 से 25 एफडीआई प्रवाह जो है वो कैसे कैसे हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र में जैसे सेवा क्षेत्र में 19% है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% है, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में है। व्यापार में जो है 8% है। कुल एफडीआई प्रवाह का परसेंट है ये ना, क्षेत्रवाद रुझान इसमें बताया गया है। 2024-25 का डाटा है ये। 2024-25 का जो स्रोत देशों का जो हिस्सेदारी है कुल एफडीआई का परसेंटेज वो बताया गया है। जैसे बताया 30% सिंगापुर से, 17% मॉरिशस से, 11% संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखेंगे हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में देखो सुर्खियों में क्यों था, ये समाचार में क्यों था। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के अनुसार जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने जो है इस वर्ष 1 अक्टूबर तक 2.02 ट्रिलियन रुपए मूल्य के जो है नगद शेयरों की बिक्री की है। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो है एफपीआईएस के बारे में हम देखेंगे ये होता क्या है ना। तो हम इसमें देखेंगे ये होता क्या है। तो ये जो है किसी भारतीय कंपनी की जो कुल मतलब पेड अप इक्विटी पूंजी का जो है अधिकतम जो है 10% हिस्सा रख सकते हैं। पेड अप इक्विटी पूंजी से आशय शेयरों की जो बिक्री के बदले में कंपनी को जो है शेयर धारकों से प्राप्त होने वाली राशि से है। हिस्सेदारी इसका 10% सीमा से अधिक होने पर एफपीआई को निम्नलिखित में से जो है कोई एक विकल्प अपनाना होता है ना। अतिरिक्त शेयरों का जो है विनिवेश या जो है स्वयं को जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रूप में जो है पुनर्वर्गीकृत करना होता है। अब देखेंगे एफपीआई से एफडीआई में पुनर्वर्गीकरण पर जो है आरबीआई और सेबी द्वारा जारी जो फ्रेमवर्क है उसे हम समझेंगे, उसमें जो है क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना। तो उसमें कई तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे उनमें बताया गया है उन क्षेत्रकों को, है ना, उन क्षेत्रकों में जो है पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें जो है एफडीआई पर प्रतिबंध है, जैसे चिट फंड हुआ, गैम्बलिंग हुआ, है ना, गैम्बलिंग जुआ हुआ खेलते हैं जो आदि। अब विशेष रूप से जो भारत में स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले एफपीआई ने संबंधित निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य है ना। जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले जैसे नेपाल वगैरह हैं, ऐसे निवेश के लिए भारतीय कंपनी जिसमें निवेश होना है उसकी भी सहमति आवश्यक होती है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं PT 365 एक वर्ष का करंट अफेयर फिल्म 2026 के लिए जो है ये 60 घंटा माना गया है। अब हम आगे देखेंगे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो रुपए का हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो सुर्खियों में क्यों था, तो सुर्खियों में भारत है ना, सुर्खियों में क्यों था, तो भारत जो रिजर्व बैंक है ना,
भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के लिए स्पेशल रूपी ब्रोस्टो अकाउंट्स खोलने हेतु पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस कदम से रुपये में जो है व्यापार निपटान में तेज़ी आएगी और भारतीय रुपये के जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। अन्य जो संबंधित तथ्य उसे हम देखेंगे, जैसे हम देखेंगे सर्वा, है ना, SRVA सर्वा व्यवस्था, जिसमें जो है जुलाई 2022 में आरंभ की गई थी। ये इसे जो है निर्यातकों और आयातकों को जो भारतीय रुपये में व्यापार का जो है इनवॉइस बनाने का जो है निपटान करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया था इसको, और इस तरह जो है यह रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। अब ब्रोस्टो अकाउंट जो होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो ब्रोस्टो अकाउंट जो होता है वो ब्रोस्टो अकाउंट वह मतलब बैंक खाता होता है जिससे जो है कोई घरेलू बैंक, है ना, किसी विदेशी बैंक के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा में बनाए रखता है, उसको बोलते हैं ब्रोस्टो अकाउंट। और उदाहरण के लिए जैसे समझ सकते हो, यदि एक अमेरिकी जो है बैंक है और भारत में भारतीय स्टेट बैंक में ना रुपए में लेन देन हेतु जो है खाता रखता है वो, तो उसे जो है सेबी का जो है ना ब्रोस्टो अकाउंट कहा जाएगा। यह कैसे कार्य करता है तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यह कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है यह कार्य कैसे करता है। आयातकों के लिए जब कोई भारतीय आयातक होता है किसी विदेशी व्यापारी को रुपए में भुगतान करता है तो राशि जो है ब्रोस्टो अकाउंट में जमा हो जाता है ना। जैसे कोई आयातक हो, कोई हमसे कुछ सामान खरीद रहा है, भारतीय आयातक किसी विदेशी व्यापारी को अगर भुगतान करेगा तो कैसे भुगतान करेगा, उसी खाते से भुगतान करेगा, तो राशि ब्रोस्टो जो अकाउंट होगा उसी में जमा किया जाएगा। और निर्यातकों के लिए क्या होता है कि जब कोई भारतीय निर्यातक भुगतान प्राप्त करता है ना, तो राशि क्या करता है ब्रोस्टो खाते से घटाकर जो है डेबिट मतलब डेबिट कर निर्यात के नियमित जो है खाते में जमा कर दी जाती है उसको। हम देखेंगे नोस्ट्रो अकाउंट, है ना, कौन से अकाउंट देखेंगे, तो हम नोस्ट्रो अकाउंट देखेंगे। अब नोस्ट्रो अकाउंट में यह घरेलू या किसी घरेलू बैंक के उस खाते को कहा जाता है जो किसी विदेशी बैंक में उसी देश की मुद्रा में होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भारतीय बैंक है ना का जो है यदि किसी भारतीय बैंक मतलब जैसे जो है सेबी का जो है किसी अमेरिकी बैंक से ना, जैसे सिंडिकेट बैंक वगैरह होता है ना अमेरिका के, वेस्टर्न चार्टर्ड बैंक, है ना, ये सब बैंक होते हैं, में जो है अमेरिकी डॉलर में रखता है तो उसे सेबी का जो है नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। क्या होता है कि जैसे भारतीय बैंक जो होता है वो अमेरिका में अपनी अमेरिकी बैंक में कोई मतलब वहाँ के खाते में वहाँ के तरीके से पैसा रखता है, अमेरिकी डॉलर में रखता है भारत। मैं कहने का मतलब मैं हूँ, अगर मैं अपने यहाँ मैं अमेरिका में अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो वहाँ उनके बैंक में तो हम वहाँ पे डॉलर ही रखेंगे ना, तो उस अकाउंट को क्या बोलेंगे, नोस्ट्रो अकाउंट। अगर वही अमेरिका वाला व्यक्ति हमारे यहाँ भारत में अकाउंट खुलवाता है तो उसका यहाँ के करेंसी में होगा, यहाँ के बैंक में होगा, तो उसका उसी को बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक। उदाहरण की यदि किसी भारतीय बैंक जैसे सेबी का जो है का किसी अमेरिकी बैंक जैसे जो सिटी बैंक होता है में जो है अमेरिकी डॉलर में खाता है तो वह जो है सेबी का जो है नोस्ट्रो खाता माना जाएगा। नोस्ट्रो खाते जो है विदेशी मुद्राओं जैसे कि अमेरिकी डॉलर में जो है विनिमय और व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हम देखते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ जान लो, अगर हम वहाँ पे खाता खुलवाए रहेंगे तो वो जब हम व्यापार करेंगे तो हम उसी खाते से जो हमारा अमाउंट होगा हम वहाँ से ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर देंगे और उनके खाते में पहुँच जाएगा, तो ज़्यादा झंझट नहीं होगा।
तो इस वजह से ऐसा करते हैं, नस्टर वेस्टर अकाउंट खुलवाते हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है उसके बारे में देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वास्तव में अमेरिकी डॉलर है ना, या यूरो की जैसी जो है मुद्रा होती है, जिसका जो है उपयोग ना देश के बीच तथा जो है मुद्रा जारी करने वाले देश की जो सीमाओं के बाहर लेन देन किया जाता है, उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। जिस प्रकार घरेलू मुद्रा 3 कार्य करते हैं, जैसे विनिमय का माध्यम होते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट होते हैं और स्टोर ऑफ वैल्यू करती हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी जो है इन 3 कार्यों को पूरा करती हैं। मुद्रा की जो परिवर्तनीयता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मुद्रा की जो परिवर्तनीयता है उसमें कहा गया है, इसका अर्थ है कि किसी देश की जो है मुद्रा को बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर जो है विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। इसके 2 घटक होते हैं, चालू खाता परिवर्तनीयता होता है और पूंजी खाता परिवर्तनीयता होता है। चालू खाता परिवर्तनीयता बिना किसी प्रतिबंध के भुगतान के लिए रुपए को जो है अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्रता भारत में यह पूर्णतः परिवर्तनीय है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता जो होती है उसमें कहा गया है, बिना किसी बाधा के निवेश से संबंधित लेन देन करने की स्वतंत्रता होती है। यह भारत में जो है यह आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। और रुपए के जो अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम, जिसमें बताया गया है आरबीआई की रणनीतिक कार्य योजना के बारे में, जो 2024-25 में है। आरबीआई ने जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में जो है भारतीय रुपये के जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों का जो है उल्लेख किया था, जिसमें जो है निम्नलिखित शामिल हैं। जैसे बताया गया, विदेशों में रुपये में खाता खोलने व रुपये में जो है ऋण लेने की अनुमति है ना, बताया गया इसमें क्या होगा। जैसे विदेशों में क्या होगा, विदेशों में रुपये में खाता खोलने व रुपये में जो है ऋण लेने की अनुमति जो होगा उसके बारे में बताया गया है। जैसे भारत से बाहर अगर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो लोग भी जैसे बाहर में रहते हैं, दुबई, सऊदी वगैरह है ना, तो उनको कह रहा है भारत से जो बाहर रहने वाले व्यक्तियों को जो है ना रुपये में खाता खोलने का और ऋण लेने की जो है सुविधा दी गई है। ठीक, अब इसके बाद स्पेक्ट्रा एक होता है परियोजना। इसमें बताया गया है यह जो है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बाह्य वाणिज्यिक उधारी और जो है व्यापारिक ऋणों की रिपोर्टिंग एवं मंजूरी के लिए जो है बनाया गया है, ताकि क्या हो सके कि बाह्य जो वाणिज्यिक उधारी और व्यापारिक जो ऋण प्रक्रिया को जो है सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके, है ना। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे भारतीय भुगतान अवसंरचना। तो जो भारतीय भुगतान अवसंरचना उसमें बता देते हैं। जैसे भारत में क्या है कि भारत ने जो है भूटान, फ्रांस, मॉरिशस और नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देशों के जो भुगतान प्रणालियों के साथ क्या किया है, यूपीआई को एकीकृत किया है ना। और साथ ही अन्य देशों में भी यूपीआई का लेन देन का जो है विस्तार किया जा रहा है। जैसे नामीबिया में भी अभी मोदी जी गए थे, हस्ताक्षर वगैरह करके आए थे, है ना। तो जो हमारा यूपीआई ताकि दूर दूर तक फैल जाए और उसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। अब हम देखें एशिया का जो है क्लियरिंग यूनियन है ना, एसीयू, आरबीआई ने जो है एसीयू में जो है रुपए को लेन देन निपटान मुद्रा बनाने का जो है प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने फेमा है ना, फेमा विनियम बनाया है 1999 को उदार बनाया है ना। फेमा विनियमन जो 1999 बना था उसी को उदार बनाया गया। तो उसमें बताया गया है आरबीआई ने जो है सीमा पार है ना, सीमा के मतलब विदेश में लेन देन में जो है रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमों को जो है उदार बनाया है। उदार मतलब बहुत सरल बनाया है ताकि मतलब लेन देन आराम से किया जा सके। अन्य जो पहले हैं उसमें द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते हैं, जिसमें श्रीलंका में जो है रुपए को विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता मिली है ना।
और जो है रुपये मूल्य वर्ग वाले बांड जारी करना, जैसे मसाला बॉन्ड हुआ, तो मसाला बॉन्ड से क्वेश्चन भी आ गया है इत्यादि। अब हम देखेंगे संबंधित जो सुर्खियां हैं उसके बारे में देखेंगे। संबंधित सुर्खियां हैं तो उसके बारे में देखेंगे। तो वास्तविक जो है ना, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, तो जो है इसमें देखेंगे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है तथा जो है रीढ़ निरंतर जो है अवमूल्यन की ओर संकेत कर रही है। अभी भी देख रहे हैं रुपया कितना नीचे गिर गया है। अब एक इसमें टर्म आ रहा है रीढ़। रीढ़ किसको कहते हैं, रीढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो रीढ़ का जो परिभाषा रीढ़ बताया गया, रीढ़ किसी जो है ना जिसकी मुद्रा के मूल्यों को उसके जो है प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की जो मुद्राओं के एक बास्केट के सापेक्ष मापता है ना, और जो है फिर इसे जो है सापेक्ष मुद्रास्फीति के अनुसार जो है समायोजित करता है। इसे नाममात्र प्रभावी विनिमय दर को जो सापेक्ष उपभोक्ता कीमतों के साथ समायोजित करके जो है प्राप्त किया जाता है। रीढ़ और नीर है ना, रीढ़ इक्वल टू नीर मल्टीप्लाई जो है घरेलू मूल्य सूचकांक मतलब विदेशी मुद्रा सूचकांक। अब जिसको रीढ़ और नीर नहीं आ रहा होगा, हमारा एक वीडियो हमारे ही उसमें है, वो जा कर के आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव, तो जब मतलब है ना उच्च रीढ़ होने पर निर्यात महंगा और आयात जो है सस्ता हो जाता है। इससे जो है जिससे जो है किसी देश की जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा घटती है। अब देखेंगे निम्न जो रीढ़ होता है उच्च रीढ़ में ये होता है। उच्च रीढ़ में हमने क्या बताया, उच्च रीढ़ होने पर निर्यात महंगा होता है और आयात सस्ता हो जाता है। जिससे क्या होता है कि निर्यात मतलब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्यात करने लगेंगे तो वो लोग हमारा पैसा का वैल्यू भी कम रहेगा तो हमारा बहुत घाटा भी हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है व्यापारी जो प्रतिस्पर्धा वो भी घटती है। तो निम्न रीढ़ में क्या होता है तो उसमें क्या होता है मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, अंडर वैल्यूड होता है वो हुआ है, जिससे जो है संभावित रूप से निर्यात को जो है बढ़ावा मिलता है। हम आगे देखेंगे विप्रेषण कर है ना, तो सुर्खियों में क्यों था इसके बारे में देखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ने जो है बहिर्गमन पर जो है 3.5% जो है करके प्रावधान वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल को जो है मंजूरी दिया था। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को मंजूरी दी थी। और विप्रेषणों के अंतरण पर उत्पाद नामक जो है उत्पाद शुल्क नामक यह जो है ना नया प्रस्तावित प्रावधान है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। विप्रेषण के बारे में हम देखेंगे तो परिभाषा देखेंगे। परिभाषा कह रहा है किसी अन्य देश में जो है कार्यरत व्यक्तियों द्वारा अपने गृह देश में जो है धन के अंतरण को विप्रेषण कहा जाता है। विप्रेषण अंतर्वाह जिसमें कहा गया है 2023-24 में बढ़कर 118.7 अरब डॉलर जो है हो गया है 2011 की तुलना में 2 गुना। भारत के जो है लिए बताया गया है, भारत के लिए शीर्ष जो है 5 स्रोत देश जो 2023-24 का रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि अमेरिका जो है 27.7%, इसके बाद जो है संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है ना, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम UK है, उसके बाद सऊदी अरब और जो है उसके बाद सिंगापुर। भारत के लिए जो है शीर्ष जो 5 देश है यही हैं। भारत के जो शीर्ष जो है 3 प्राप्तकर्ता राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र है जो 20.5% है। इसके बाद जो है केरल और तमिलनाडु हैं। 2024 में जो 20 विप्रेषण प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। यह दूसरे स्थान पर जो है रहे मैक्सिको और जो है 68 अरब डॉलर है ना से काफ़ी आगे है। भारत के लिए विप्रेषण का जो महत्व है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या महत्व है विप्रेषण का।
तो आर्थिक योगदान विप्रेषण का जो महत्व, उसमें आर्थिक योगदान देखेंगे, जिसमें 2024-25 में जो भारत के लिए $1 ट्रिलियन के जो है सकल जो चालू खाता आवक है ना, में जो है विप्रेषण का हिस्सा 10% से अधिक था। व्यापार घाटे को कम करने में सहायक होता है ना। आर्थिक योगदान देता है, व्यापार घाटे को कम करने में सहायक होता है, वित्त पोषण का जो है स्थिर स्रोत होता है। तो व्यापार घाटे को कम करने में जो सहायक होता है, उसमें बताया गया है वित्त वर्ष 2025 में विप्रेषण भारत के जो है $287 बिलियन के कुल व्यापार घाटे का जो है 47% था। वित्त पोषण का जो स्थिर स्रोत है वो विप्रेषण भारत में आने वाले कुल FDI से भी ज़्यादा रहा है और यह बाह्य फंडिंग का एक अस्थायी स्रोत बन गया है। अब हम देखेंगे संबंधित सुर्खियाँ। संबंधित सुर्खियों में बताया गया भारत की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विदेशों में शिक्षा के लिए भारत से विप्रेषण की राशि 8 वर्षों में सबसे कम स्तर पर आ गई है। उदारीकृत विप्रेषण योजना के बारे में देखेंगे तो आरंभ इसका जो है, यह योजना 2004 में शुरू की गई थी। उद्देश्य इसका जो है, इसका उद्देश्य भारत से जो है विप्रेषण की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाना था। लाभ इसका जो था, सभी निवासी व्यक्तियों जिसमें जो है नाबालिग भी शामिल हैं को जो है किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाते के लेन देन या दोनों के संयोजन के लिए जो है प्रति वित्त वर्ष 25 लाख है ना, मतलब $2,50,000 तक की जो है राशि स्वतंत्र रूप से भेजने की जो है अनुमति है। इसके तहत जो है विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह योजना कॉरपोरेट्स और साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो उनके लिए ये उपलब्ध नहीं होता। अब मुक्त व्यापार समझौता देखेंगे है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत आजकल घूम के कर रहा है, ताकि हमको जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का जो वो हो जाए और हम किसी भी देश में जा कर के हम ट्रेड कर सकें और कोई भी देश हमारे यहाँ आके ट्रेड करे और पैसा ना लगे, फ्री में। ठीक, तो हम देखेंगे सुर्खियों में। तो सुर्खियों में क्या होता है ये, तो भारत में यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके ने जो है 3 वर्षों की औपचारिक वार्ताओं के बाद जो है एक मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने की घोषणा की थी, जिसमें बताया गया कि अन्य संबंधित जो तथ्य उसमें हम देखेंगे। जैसे दोनों देशों ने जो है पारंपरिक तो परंपरा जो चली आती है उसको बोलते हैं। पारस्परिक मतलब एक दूसरे से है ना, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर जो है वार्ता करने के लिए ये भी सहमति व्यक्त की है। और DCC एक प्रकार का जो है सामाजिक सुरक्षा समझौता है। DCC यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों देशों में जो है आवागमन करने वाले कर्मचारी और उनके नियोक्ताओं को एक समय में केवल जो है एक देश में ही सामाजिक सुरक्षा अंशदान में योगदान या भुगतान करना पड़े। इससे जो है दोहरी देनदारी से बचाव होगा और व्यापारिक गतिविधियां सरल एवं जो है सुविधाजनक बनेंगी। जो कर्मचारी जो है एक देश से दूसरे देश में अपनी कंपनी के लिए जो है अस्थायी रूप से अर्थात मतलब 3 वर्ष तक कार्य करने के लिए जाते हैं, वे भी जो है इस समझौते के तहत शामिल होंगे। अब हम आगे देखेंगे इसमें
यह व्यवस्था किसी जो है कर्मचारी के उस देश से लाभ पाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, है ना। जिससे यह व्यवस्था जो कर्मचारी होगा उस देश में जहाँ रहेगा वहाँ से ना उसको लाभ पाने में कोई प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा जहाँ वह सामाजिक सुरक्षा टैक्स का भुगतान करता है ना, साथ ही यूके इमिग्रेशन है ना, यूके इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का जो है भुगतान करना अभी भी अनिवार्य रहेगा। अब हम देखेंगे भारत जो है यूके एफटीए की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में। अब हम थोड़ा सा पी लें पानी पी के आ गए। आप लोग बने रहिए। तो चलिए अब आगे में देखते हैं भारत यूके एफटीए की जो मुख्य विशेषताएं हैं। शून्य शुल्क बाजार पहुंच, है ना, जिसमें बताया गया है लगभग 99% भारतीय निर्यात पर यूके के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा, जो व्यापार मूल्य के जो है लगभग 100% को कवर करता है। दूसरी ओर जो है भारत में बेचे जाने वाले 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा। अब भारतीय पेशेवरों के लिए जो है ना आवागमन को जो है सुगम बनाना बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले सेवा प्रदाता, है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, और व्यवसाय के कार्य से आने जाने वाले जो लोग हैं, निवेशक हैं, निवेशक राइट टू वर्क के तहत कंपनियों के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी और उनके जीवन साथी और जो आश्रित उनके बच्चे होंगे, स्वतंत्र पेशेवर जैसे कि योग प्रशिक्षक आदि जो शामिल होंगे, ये सारे होंगे, है ना। अब यूके की कंपनी को जो है खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति, तो इसके बारे में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अब यूके की जो कंपनियां होंगी भारत में केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों को जो है आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए जो है आपूर्ति से जुड़ी खरीद प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे मुक्त व्यापार समझौते के बारे में, है ना। तो इसमें कहा गया कि एफटीए, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, ऐसे समझौते होते हैं जो मतलब दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच किए जाते हैं। इनमें यह तय किया जाता है कि वो आपसी व्यापार पर लगने वाले जो सीमा शुल्क है, मतलब कस्टम ड्यूटी है, एवं जो अन्य जो गैर प्रशुल्क है, व्यापारिक बाधाओं को जो है कम से कम करना और उसे हालांकि समाप्त ही कर देना इस तरीके का मतलब डील होता है, ताकि बड़े पैमाने पर जो आसानी से व्यापार किया जा सके, कोई बाधा ना उत्पन्न हो। हम देखेंगे आगे कि यह समझौता जो है ना, कहा जाता है यह समझौता वस्तुओं जैसे कृषि एवं उद्योग से जुड़े उत्पाद, है ना, और जो है सेवाओं जैसे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि कि जो है व्यापार को आसान बनाता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा जैसे आईपीआर जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम एफटीए और जो है अन्य जो व्यापार समझौतों की पूर्ववर्ती योजना होती है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः जो है व्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्य एफटीए के पूर्व किए जाने वाला एक उपबंध है। हम देखेंगे एफटीए मतलब विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। तो व्यापार समझौते का जो
पदानुक्रम में उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें कहा गया है जैसे आर्थिक संघ है, साझा बाजार है, सीमा शुल्क संघ है, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता और CEPA है। उसके बाद मुक्त व्यापार समझौता है। उसके बाद प्राथमिकता व्यापार समझौता जिसको PTA बोलते हैं, है ना। तो इसमें कहा गया है जो आर्थिक संघ है, उसमें आर्थिक जो संघ है उसमें कहा गया है यह आर्थिक एकीकरण का जो है चरम स्तर है, जिसमें जो है सदस्य देशों के बीच साझा आर्थिक नीतियों और एकीकृत संस्थाएं आदि होती हैं। उसके बाद साझा बाजार में ये कहा गया है इसमें जो है श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही और सामंजस्यपूर्ण तकनीक मानक आदि सुनिश्चित किए जाते हैं। उसके बाद है सीमा शुल्क संघ, जिसमें कहा गया है सदस्य देशों के बीच परस्पर व्यापार पर जो है शून्य शुल्क होता है तथा जो है शेष विश्व, है ना, के विरुद्ध एक समान बाहरी टैरिफ लागू किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, जिसमें बताया गया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता भी इसको कहा जाता है। CEPA, CECA दोनों, है ना। इसको कहा गया है इसमें जो है नियामक मुद्दे होंगे, सेवा क्षेत्र के मुद्दे होंगे, निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, विवाद निवारण, है ना, जैसे जो है अतिरिक्त क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो मुक्त व्यापार समझौता FTA है उसमें जो है बताया गया है इसके अंतर्गत जो है अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ शुल्क जो है कम कर दिया जाता है ना, ताकि मतलब वो व्यापार को सुगम बनाया जा सके। इसके अलावा प्राथमिकता व्यापार समझौता PTA इसमें जो है वस्तुओं की एक सहमत संख्या पर जो है टैरिफ कम किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, का जो है व्यापार और जो है आर्थिक भागीदारी समझौता, इसमें कहा गया है सुर्खियों में क्यों था ये, तो ये हम देखेंगे। तो हम देखेंगे सुर्खियों में क्यों, तो भारत में जो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, है ना, EFTA का जो है व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया था, है ना, हो गया। इसमें बताया गया ETF के जो सदस्य देश हैं उसके बारे में, तो उसमें बताया गया कि इसमें जो आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है, स्विट्जरलैंड, है ना, शामिल हैं। उपयुक्त देशों में स्विट्जरलैंड जैसे भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो है, और नॉर्वे का स्थान आता है ना। इसके अलावा भारत ये भी कहा गया है कि यह जो है भारत द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें जो है विशेष रूप से निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी बाध्यकारी जो प्रतिबद्धताएं शामिल की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा TPA, है ना, TPA के तहत जो है अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में $100 बिलियन, है ना, $100 बिलियन के जो है निवेश और जो है 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर जो है सृजित करने की जो है ना बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है। ठीक है, $100 बिलियन निवेश और 1 मिलियन जो है प्रत्यक्ष रोजगार। आजकल देख रहे होंगे कितने लड़के सब बेरोजगार पड़े हैं अगल बगल। TEPA, है ना, देखेंगे तो इसमें जो है कि जो है मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र हम डालेंगे TPA के। तो इसमें कहा गया है बाजार तक पहुंच वस्तुएं इस समझौते के तहत EFTA अपने जो है व्यापक बाजार में बाधा रहित प्रवेश प्रदान करेगा, और इसमें जो है भारत के जो है 100% गैर कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलना भी शामिल है। सेवाएं एवं मोबिलिटी के बारे में बात किया गया तो यह बताया गया है यह समझौता शिक्षा, IT और व्यावसायिक
सेवाओं में निर्यात को जो है प्रोत्साहित करेगा। आगे हम देखेंगे यह नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और जो है आर्किटेक्चर जैसे जो है पेशेवर सेवाओं में जो है म्यूचुअल फंड रिकग्निशन एग्रीमेंट को जो है संभव बनाता है। रसायन और संबंध उत्पाद है ना, EFTA ने जो है भारत के 95% से अधिक निर्यात पर जो है 0 या कम टैरिफ प्रस्तावित किया है। भारत ने लगभग जो है 80% उत्पादों जैसे टैरिफ लाइनों पर जो है बाजार पहुंच प्रदान की है, जो EFTA के 95% निर्यात को कवर करती है। अब हम देखेंगे निर्यात संवर्धन मिशन। ठीक है, तो ये निर्यात संवर्धन मिशन है, ये सुर्खियों में क्यों था तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में जो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्यात संवर्धन मिशन को जो है मंजूरी दी है। और इसमें बताया गया है कि इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत का भी जो इन्होंने मंजूरी दी है। और निर्यात संबंधी जो मिशन है उसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है। तो जैसे उन्होंने कई चीज़ें रखी हैं लक्ष्य, जैसे विज़न उनका ये विज़न है। विज़न मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, हम विज़न IAS का ये कर भी रहे हैं। विज़न मतलब दृष्टि, देखने का नज़रिया है ना, और कोई ध्येय होता है। तो जैसे विज़न जो है ये कहा जा रहा है कि निर्यात संवर्धन के लिए एक विज़न सपना भी होता है ना, तो निर्यात एम हमारा ये है, हमारा विज़न ये है। हाँ, तो विज़न का कह रहा है कि इसमें निर्यात संवर्धन के लिए ना एक जो है व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा प्रदान करना है। इसमें हम देखेंगे कुल जो वित्तीय परिव्यय है जो उसको 25,060 करोड़ रुपए जो है बताए गए हैं। और इसमें जो है समय सीमा दी गई वो 6 वर्ष दी गई। वित्त वर्ष जो है 2025-26 से ये वित्त वर्ष जो है 30-31 तक लागू रहेगी। अब जो लक्षित क्षेत्रक है उसमें बताया गया जो इसमें जिसको लक्ष्य पे लिया गया है कि यहाँ पे हम करवाएंगे ये चीज़ें, तो उसमें बताया गया है उन क्षेत्रों को जो प्राथमिकता से सहायता दी जाएगी जो हालिया वैश्विक प्रशुल्क मतलब टैरिफ वृद्धि से प्रभावित हैं। जैसे जो है वस्त्र जो है ना, वस्त्र इंडस्ट्री, इसके नाम टेक्सटाइल उसी को बोलते हैं, चमड़ा इंडस्ट्री, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान है ना, तथा जो समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रक शामिल है। इसमें मिशन की जो संरचना है यह 2 अलग लेकिन जो है एकीकृत उप योजनाओं के जो है माध्यम से कार्य करेगा, है ना। अब हम इसमें देखेंगे निर्यात प्रोत्साहन वित्तीय सहायता। ठीक है, यह क्या होगा कि नए बाजारों, है ना, तो यह जो है नए बाजारों में विविधीकरण के लिए जो है किफ़ायती बाजार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है। निर्यात दिशा देखेंगे इसका जो है, तो जिसमें गैर वित्तीय सहायता है और कहा गया है यह निर्यातकों की जो है बाजार तत्परता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने जैसे जो है गैर वित्तीय सक्षमताओं पर केंद्रित है। अब क्रियान्वयन एजेंसियाँ जो देखेंगे इसका क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी कर रही है, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ये कर रही है ना, DGFT। हम भारत देखेंगे, भारत का जो है निर्यात परिदृश्य, इसमें बताया गया सारांश दिया गया है ना। तो कहा गया है भारत का निर्यात क्षेत्र जो है वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद GDP में जो है
21% का योगदान देता है तथा भारत के कुल निर्यात में 45% का योगदान एमएसएमई का है। विश्व है ना वैश्विक वस्तु एवं सेवा निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है लगभग 2.5% है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई के अनुसार 2024-25 में कुल भारत का जो है कुल निर्यात वस्तु एवं सेवाएं जो है 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वस्तु जो है निर्यात बढ़कर 437.4 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब जो सेवा निर्यात है उसमें बताया गया है 2024-25 में ऐतिहासिक उच्च स्तर देखा गया है जिसमें 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अब हम एक थोड़ा सा ये दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं है ना। तो कहा गया निर्यात प्रोत्साहन जो मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे एमएसएमई है तो ये वहनीय व किफ़ायती व्यापार वित्त का जो है उपलब्ध सुनिश्चित कराना इसका। अभिनियामक अनुपालन एवं प्रमाणीकरण सहायता के माध्यम से निर्यात हेतु जो है तैयारी एवं सक्षमता को जो है सुदृढ़ करना। और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों के सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना तथा उनकी जो है ब्रांड दृश्यता को जो है उत्कृष्ट करना। और गैर पारंपरिक जिलों एवं विशिष्ट क्षेत्रों से जो है निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। हम तो अभी ये आपको पढ़ा रहे हैं, हम ये सारा जब ये ख़त्म हो जाएगा ये इकॉनमी तो हम क्वेश्चन इन्हीं सारे टॉपिक से एमसीक्यू बनाएंगे है ना। और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ें तो वो क्वेश्चन तो बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब हम अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे से पढ़ के आना है, घर पे भी रिवीजन कर लेना। और अगर नहीं आ रहा तो 1-2 बारी वीडियो को देखो तब समझ में आएगा। आगे हम देखेंगे निर्यातकों के लिए जो है श्रेणी गारंटी योजना है वो, तो उसका उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में देखेंगे है ना। जो कुल ऋण सहायता है वो लाभार्थी कौन होगा, क्रियान्वयन एजेंसी कौन कर रही है, निगरानी निकाय कौन कर रहा है, तो इसके सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो कह रहा है उद्देश्य बताया गया है तरलता बढ़ाना है ना, बाजार विविधीकरण का जो समर्थन करना, रोजगार को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना। और कुल ऋण सहायता जिसमें बताया गया है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा 100% गारंटी कवरेज के साथ 20,000 करोड़ रुपए तक का जो है अतिरिक्त संपार्श्विक जो है मुक्त ऋण लाभार्थी में बताया गया है। एमएसएमई और गैर एमएसएमई दोनों प्रकार के निर्यातक। क्रियान्वयन एजेंसी में बताया गया है एनसीजीटीसी के जो है माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग। और निगरानी कार्य बताया गया सचिव डीएफएस की जो है अध्यक्षता में गठित एक जो है प्रबंधन समिति। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे समृद्धि एवं विकास, जिसमें बताया गया मूल्य का अर्थशास्त्र। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, तो कीमत का जो अर्थशास्त्र है मांग और पूर्ति का जो संबंध है उसके बारे में दिखाया गया है ना। तो को D1 D2 है ना, E1 E2 मांग कहाँ है आपूर्ति कहाँ है। ठीक है, जो कीमत है वो दिखाया गया है, अब मात्रा दिखाई गई है। परिदृश्य ए में सी में देखिए, क्यू में देखिए है ना, तो इस तरीके से देखिए सारे में। अब बताया जा रहा है जो नीली रेखाएं और जो तीर है वो मांग वक्र की में जो है ना विवर्तन मतलब वृद्धि को दिखाती हैं, जो नीली रेखाएं हैं। और जो मतलब नारंगी रेखाएं और तीर हैं वो जो है पूर्ति वक्र में जो है विवर्तन मतलब कमी को दिखा रही हैं कि कमी कितना है ना। तो हम आगे देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे मुद्रास्फीति एवं जो है मूल्य लोच। महंगाई एवं जो है वस्तु की प्रकृति का जो है मांग की मूल्य
सापेक्षता पर प्रभाव, बजट विश्वसता और उपभोक्ता विकल्पों पर असर, मुद्रास्फीति, वास्तविक क्रय शक्ति में कमी। बताया जा रहा है बजट विविधता। तो उपभोक्ता समानता जो है क्या कहते हैं, उपभोक्ता समानता गैर अनिवार्य वस्तुओं के प्रति अधिक कीमत संवेदनशील हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन विशिष्ट वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता में वृद्धि होती है। कॉलम एक दिया है, कॉलम 2 दिया है, कॉलम 3 दिया है, कॉलम 4 दिया गया है। अनिवार्य वस्तुएं दिया गया है, विलासिता की जो वस्तुएं कॉलम 2 में दिया गया है, टिकाऊ वस्तुएं दिया गया है कॉलम 3 में, और निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं उसको दिया गया है। तो हम कॉलम 1 को पहले देख लेते हैं अच्छे से। तो कॉलम 1 में कहा गया है, कॉलम 1 में कहा गया है जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उसमें कम सापेक्ष हैं। जैसे सामान्य व्यवहार में मुद्रास्फीति कम सापेक्ष होती हैं, जिसमें कहा गया है मांग ना वक्र जो कम सापेक्ष दिखाई दे रहा है, और खाद्यान्न जिसमें खाद्यान्न में जैसे ईंधन, औषधि, मूल्य में परिवर्तन के उपरांत भी अनिवार्य क्रय अनिवार्य जो है ना। मुद्रास्फीति के दौरान जो है व्यवहार मुद्रास्फीति है, अभी भी जो है कम सापेक्ष में, जैसे ब्रांड परिवर्तन वगैरह है ना। ब्रांड जो महंगे ब्रांड जो हैं और सस्ता जो स्थापन है, अन्य वस्तुओं के लिए जो है कम बजट दिखाई दे रहा है। अभी भी जो है कम सापेक्ष जो है, किंतु उपभोक्ता सस्ते ब्रांड जो है ज़्यादा पहनते हैं लोग, है ना, अपनाते हैं। कॉलम 2 में दिखाई दे रही जैसे विलासिता वाली जो वस्तुएं हैं अधिक सापेक्ष दिखाई दे रही हैं, है ना। और सामान्य जो व्यवहार है वो दिखाया गया है कि जो डिजाइनर वस्त्र पैटर्न है जिसमें जो है मूल्य परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, है ना। उसके बाद दूसरे में दिखाया गया जो मुद्रास्फीति के दौरान व्यवहार डिजाइनर जो है वस्त्र पैटर्न, मुद्रास्फीति अतिसापेक्ष और तीव्र संकुचन के बारे में। अतिसापेक्ष जो है बिक्री में जो भारी गिरावट आती है ना। अब जो कॉलम 3 में दिखाई दे रहा है जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनका दिखाई दे रहा है, ताकि जो उपभोग है सामान्य जो है व्यवहार कर रही हैं, जैसे कार बढ़ या उपकरण है। क्रय का जो निर्णय आय और भविष्य की जो संभावनाओं पर जो है निर्भर होती हैं वो, और वो मांग जो है मांग वक्र जो है अधिक सापेक्ष है इसके। मुद्रास्फीति के दौरान जो व्यवहार करता है उसके बारे में बताया गया है। तो भविष्य जो है के लिए जो स्थगित और उपभोग भविष्य के जो लिए स्थगित है, अभी के लिए जो है पर्याप्त है। विलंबित मतलब कह रहा है विलंबित उपभोक्ता पुरानी वस्तुओं को ही जो है अधिक समय तक चलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जो पुरानी वस्तुएं उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जब तक वो ख़राब नहीं हो जाती, ये फिर ख़राब हो जाती है, फिर बनवा करके फिर भी यूज करते हैं। कॉलम 4 में बताया गया निम्न कोट की जो वस्तुएं होती हैं जिसको ऋणात्मक आय प्रभाव बोला जाता है ना। सामान्य व्यवहार करती हैं वो, जैसे उसमें बताया गया सामान्य व्यवहार करती हैं वो, है ना। बताया गया है जेनेरिक उत्पाद, है ना, मोटा अनाज भी जिसको मिलेट्स बोलते हैं। आय कम होने पर जो है इनकी मांग बढ़ती है, मांग का जो वक्र है वो बताया गया अधिक सापेक्ष, है ना। और कहा गया मुद्रास्फीति के दौरान जो व्यवहार है वो बताया जा रहा है मांग में जो वृद्धि हो जाती है तब, है ना। अगर कम आय हो रहा है तब भी इनकी मांग बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि आ जाएगी। तो मांग में वृद्धि जो उपभोक्ता महंगे विकल्पों को छोड़कर क्या कहते हैं इनकी ओर बढ़ जाता है ना, ट्रेडिंग डाउन। हम आगे देखेंगे, इसमें बताया गया संकेत जो है तीव्र ढाल वाला वक्र जो इक्वल टू अलोचदार, मतलब समतल वक्र इक्वल टू लोचदार। इसके अलावा तीर इक्वल टू मांग, है ना। व्यवहार में जो है विवर्तन का बात कहा गया है। अब हम देखें उत्पादक मूल्य सूचकांक। अब देखेंगे उत्पादक मूल्य सूचकांक के बारे में। तो सुर्खियों में क्यों था वो हम देख लेते हैं। तो सुर्खियों में नीति आयोग के जो है सदस्य रमेश चंद्र के नेतृत्व में 18 सदस्यों वाला एक नया कार्य समूह गठित किया गया। यह प्रस्तावित उत्पादक
का मूल्य सूचकांक जो है पीपीआई का जो है समीक्षा करेगा और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई से जो है पीपीआई में स्थानांतरण के लिए एक रोड मैप सुझाएगा, है ना, बताया जा रहा है। तो आगे बताए उत्पाद मूल्य सूचकांक जिसमें पीपीआई के बारे में बताया गया है। यह जो है उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो है औसत बदलाव को मापता है जो घरेलू बाजार में जो है बेची जाती हैं या निर्यात की जाती हैं और उनकी जो कीमत है उत्पादों को प्राप्त होती है। दो प्रकार बताए गए हैं, जैसे एक आउटपुट बताया गया है, एक इनपुट बताया गया है। आउटपुट पीपीआई है ना, जब वस्तुएं सेवाएं उत्पाद के स्तर से बाहर निकलती हैं। इनपुट जो है पीपीआई जब वस्तुएं सेवाएं उत्पाद प्रक्रिया में जो है प्रवेश करती हैं। डब्ल्यूपीआई की जगह जो है पीपीआई को अपनाने की आवश्यकता क्यों, ये बात कही गई है। तो डब्ल्यूपीआई में जो है एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की वजह से जो है मल्टीपल गणना संबंधी जो है पूर्वाग्रह मौजूद होता है ना। और डब्ल्यूपीआई में निर्यात और आयात शामिल नहीं है। डब्ल्यूपीआई में जो है सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी का जो है लगभग 55% भी शामिल नहीं किया जाता। भारत में जो है पीपीआई की ओर क्यों बढ़ रहा है, भारत पीपीआई की ओर क्यों बढ़ रहा है, तो ये बताया गया है। भारत जो है भारत सरकार थोक मूल्य है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो बताया भारत सरकार है ना थोक मूल्य सूचकांक की जगह जो है उत्पादक मूल्य सूचकांक अपनाने की दिशा में जो है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह जो है वैश्विक मानकों के अनुरूप है। ठीक है, जो स्पष्ट डेटा है वो भी बताया गया है। तो स्पष्ट डेटा जो बताया गया है उसमें हम देख लेते हैं, है ना। तो स्पष्ट डेटा में कहा गया है कि पीपीआई में जो है कर टैक्स शामिल नहीं होते। इससे जो है आरबीआई को जो है एक समझौते में आसानी होती है कि महंगाई उत्पादन लागत बढ़ने से हुई है, जिसे जो है ब्याज दरों से नियंत्रित किया जा सकता है। यह सरकारी टैक्स बढ़ने से ना ब्याज दरों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे समय से पहले के संकेत जो होते हैं वो, तो पीपीआई महंगाई के जो है संकेत डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से पहले देता है। ठीक है, इसलिए यह जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। अब हम तुलनात्मक श्रेणी देखेंगे, डब्ल्यूपीआई बनाम सीपीआई बनाम पीपीआई, है ना। देखिए विशेषताएं देखेंगे और उसका जो है मूल्यांकन करेंगे। देखो विशेषताएं हैं थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और उत्पाद मूल्य सूचकांक पीपीआई। तो बताया जा रहा है विशेषता, इससे मापन का जो बिंदु है वो देखेंगे पहले। तो जो डब्ल्यूपीआई होता है वो बिक्री का जो है पहला बड़ा जो है बिंदु जो है थोक बाजार होता है, और जो सीपीआई का जो मापन बिंदु होता है बिक्री का जो है अंतिम बिंदु खुदरा जो दुकानें होती हैं वो होती हैं, जबकि पीपीआई का जो है फैक्ट्री गेट मतलब उत्पादन स्तर होता है। अब हम देखेंगे कि जारी कौन करता है, तो कौन जारी करता है, तो जो डब्ल्यूपीआई होता है उसको आर्थिक सलाहकार कार्यालय मतलब वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय करता है, और सीपीआई को जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनएसओ सांख्यिकी एवं जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय होता है वो करता है, और जबकि पीपीआई को जो है प्रस्तावित डीपीआईआईटी है ना नीति आयोग के अंतर्गत कार्य समूह करती है। हम देखेंगे इसमें जो शामिल मदें हैं वो क्या होती हैं, तो उसमें जो है जो डब्ल्यूपीआई है उसमें बताया गया है कि केवल जो है वस्तुएं होती हैं, सेवाएं शामिल इसमें नहीं होती हैं। और जबकि सीपीआई बता रही है, सीपीआई में बताया गया है कि वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं वो दोनों शामिल होती हैं। इसमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया आदि ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें जो है बताया गया कि और पीपीआई में बताया गया है, जबकि हम पीपीआई में देखेंगे तो पीपीआई में जो है जो शामिल मदें हैं वो वस्तुएं और सेवाएं दोनों हैं। अब कर संरचना में हम देखेंगे तो कर संरचना में जो डब्ल्यूपीआई है उसमें बताया गया जो थोक व्यापारियों द्वारा चुकाए गए कर शामिल होंगे, और जबकि सीपीआई में बताया गया है उपभोक्ताओं पर लगने वाले सभी कर जो है शामिल जीएसटी वैट होते हैं। उसके बाद
आगे में हम देखेंगे जो पीपीआई में, जबकि इन दोनों की अपेक्षा जो पीपीआई में दिया है, कहा गया है कि कर शामिल नहीं, है ना, कर शामिल नहीं शुद्ध उत्पादन लागत को जो है दर्शाता है। अब जो मुख्य उपयोग है उसके बारे में बता देते हैं। तो मुख्य उपयोग जो डब्ल्यूपीआई का है, तो बताया गया है कि डब्ल्यूपीआई का जो मुख्य उपयोग है वो जीडीपी डिप्लेयर का जो है आकलन और जो अनुबंधों की जो मूल्य समायोजन करने के लिए होता है। जबकि मुख्य उपयोग जो है सीपीआई का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो होता है वो बताता है कि जो है महंगाई लक्ष्य निर्धारण का जो है मुख्य सूचक महंगाई भत्ता जो डीए होता है उसको ये करता है। इसके अलावा जो पीपीआई वो कहता है कि खुदरा स्तर तक पहुंचने से पहले महंगाई के मूल कारणों को जो है पहचानना। ठीक है, हम देखेंगे वर्तमान आधार वर्ष पे तो कैसे ये सटीक होता है। जैसे डब्ल्यूपीआई जो है 2011-12 और जो सीपीआई होता है वो 12 में, और जो पीपीआई वो भारत में जो अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर लागू ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो संबंधित सुर्खियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें कहा गया है संबंधित सुर्खियों में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, भारत सरकार के जो है श्रम ब्यूरो ने जो है कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई एएल और आरएल नंबर के लिए जो है आधार वर्ष को जो है संशोधित करके जो है 2019 में जो है 100 कर दिया है। यह पुरानी सीपीआई एएल आरएल है ना, आधार वर्ष जो है 1986 से 87 100 सीरीज की जो है जगह शुरू की गई थी। इससे जो है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत जो है श्रम ब्यूरो द्वारा जो है संचालित किया जाता है। और जो कृषि श्रमिक हैं उसके बारे में बताया गया है और ग्रामीण श्रमिक के बारे में भी बताया गया है। तो जो कृषि श्रमिक हैं वह जो है व्यक्ति जो मतलब एक या जो है अधिक कृषि कार्यों में संलग्न है ना, और नगद वस्तु रूप में जो है या दोनों के जो है मिश्रित रूप में मजदूरी प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं कृषि श्रमिक। ग्रामीण जो श्रमिक होता है वह व्यक्ति जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम करता है और उसके बदले जो है नगद वस्तुओं या जो है दोनों रूपों में मजदूरी प्राप्त करता है। अब देखेंगे हम निर्धनता और असमानता। ठीक है, हमारा अगला है निर्धनता और असमानता। तो बहुआयामी निर्धनता देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है सुर्खियों में ये क्यों था, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी है ना, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने जो है वर्ष 2025 की एक वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है एमपीआई रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले हाईलाइट कर देते हैं, है ना। तो अब इसमें देखेंगे बहुआयामी निर्धनता देखेंगे, जो रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु है उसमें बहुआयामी निर्धनता देख लेंगे कैसी होगी। निर्धनता और जलवायु जोखिम होंगे उसके बारे में समझेंगे। भारत में निर्धनता जो है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वैश्विक एमपीआई की जो कार्य प्रणाली है और उसका जो वचना संकेत है उसके बारे में देखेंगे। तो जो रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु है उसमें देखेंगे बहुआयामी निर्धनता, जिसमें कहा गया है 109 देशों की जो है 6.3 बिलियन आबादी में से जो है 1.1 बिलियन मतलब 18.3% लोग जो है चरम बहुआयामी निर्धनता में जो है जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। निर्धनता और जलवायु जोखिम है, उसमें बताया गया कि निर्धनता और जलवायु संबंधी आघात एक दोहरा बोझ उत्पन्न करते हैं। निर्धनता लोगों को जो है जलवायु खतरों के प्रति अधिक सुभेद बनाती है। ये खतरे जो है बदले में निर्धनता को और अधिक गहन एवं चिरकालिक बनाते हैं। भारत में निर्धनता के बारे में बताया गया, 2005-2006 में भारत की जो है 55.1% जनसंख्या निर्धन थी।
यह निधनता अनुपात जो है 2019-21 में घटकर 16.4% रह गया तथा जो है लगभग 41.4 करोड़ लोग जो है निधनता से बाहर निकलने में जो है सफल हुए। अब वैश्विक एमपीआई कार्यप्रणाली उसके बारे में बताया गया है। तो बताया गया है वचना संकेतक, है ना। वचना संकेतक में जो है वैश्विक एमपीआई की गणना शुरू करने के लिए जो है प्रत्येक परिवार और उसमें जो है रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वंचना प्रोफाइल बनाया जाता है, जिसमें जो है मानव विकास के जो है 3 आयाम को शामिल किया गया है, जिसमें वो देखते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को, कि स्वास्थ्य उनका कैसा है, वो शिक्षा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, उनका जीवन स्तर में क्या चेंजिंग, कहीं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे ना हो, है ना, पीड़ित वगैरह ना हो, उनका जीवन स्तर बहुत ख़राब हो, उनको किलो कैलोरी जो ऊर्जा मिलना चाहिए वो उनका नहीं है, खान पान सही नहीं हो, तो ये चीज़ें देखा जाता है। तो इससे संबंधित जो है 10 संकेत शामिल होते हैं। नीचे दी गई जो है तालिका में देख सकते हैं उसको हम अभी देखेंगे। पहले किसी व्यक्ति का जो वंचना स्कोर हो उसके द्वारा जो है अनुभव की जाने वाली सभी भारांश युक्त जो है वचनाओं का जो है कुल योग होता है। वैश्विक एमपीआई उन लोगों को जो बहुआयामी निधन के रूप में वर्गीकृत करता है जिनका वह वंचना स्कोर 1/3 मतलब 33.3% या जो है उससे अधिक होता है। एमपीआई मान देखेंगे, यह निधनता की जो है व्यापकता यच या जो है बहुआयामी निधनता में जो है जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात और निधनता की जो तीव्रता है ये यह जो है बहुआयामी निधन लोगों में जो है औसत वंचना स्कोर का गुणनफल। सरल शब्दों में बताएं तो एमपीआई जो है एच गुणे यक ए, है ना। एमपीआई को जो है समायोजित हेड काउंट अनुपात भी कहा जाता है और इसमें जो है बहुआयामी निधनता में जीवन यापन करने वाले लोगों का जो है हिस्सा और उनकी जो है वांछना की जो सीमा दोनों सम्मिलित होते हैं। एमपीआई का जो मान है वो 0 से 1 के बीच होता है और इसका जो उच्च मान जो है उच्च निधनता का जो है सूचक है। अब देखो दिया गया है 10 संकेत इसमें दिए गए हैं। जैसे पोषण दिया गया है, पोषण 1/6, बाल मृत्यु दर जो है 1/6, स्वास्थ्य 1/3 है इसमें, है ना। और उसके बाद देखेंगे कि स्वास्थ्य का जो वो है दायरा कम, इस वजह से जो बाल मृत्यु दर वो 1/6 है ना। इसके अलावा जो स्कूली शिक्षा के और स्कूल में जो है जो उपस्थिति है वो भी बताया गया। स्कूल शिक्षा के जो वर्ष 1/6 हैं, तो स्कूल में जो उपस्थिति है वो 1/6 है, तो शिक्षा 1/3 है। तो इसमें बताया गया जो जीवन का स्तर है वो 1/3 है, जिसमें खाना पकाने का जो ईंधन है उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्वच्छता का उसका क्या हाल चाल है, पानी का जो पीने का जो पानी वो कैसा पानी पी रहा है, कहीं गंदा तालाब वगैरह से भी नहीं पानी पी रहा है। यूपी बिहार में तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार में अभी जब बाढ़ वगैरह आता देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा लोग परेशान है। वोट मांगने ये जो इलेक्शन हुआ है इसी में देखो वो जो बीएलओ वगैरह होते वो लोग भी नहीं जाते थे वहाँ पे, है ना। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोग नाव वगैरह से जाते थे। तो सोचो कहाँ से वो पानी पीते होंगे, क्या करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा उनके पास तो चीज़ें भी नहीं होती थी। तो ऐसे में सरकार अभी बहुत पीछे है। तो बिजली जो है देखा जाता है उनके पास है या नहीं है, और आवास कहीं वो उनके पास आवास है या नहीं, कि वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, है ना, झोपड़ी पट्टी में रह रहे हैं। संपत्ति उनकी देखी जाती है, क्या संपत्ति है। तो इन सब चीज़ों से ही उनका जीवन स्तर देखा जा सकता है। तो हम देखेंगे निधनता के जो आयाम 3 आयाम है उसमें नीति आयोग जो है राष्ट्रीय बहुआयामी निधनता सूचकांक उन्होंने बताया, पद्धति बताई है, जिसमें राष्ट्रीय एमपीआई मूल्य के बारे में भी चर्चा किया है। तो पद्धति इसकी इसमें देखेंगे हम पद्धति में कि जो है इस सूचकांक में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अल्ककायर फास्टर पद्धति का जो है प्रयोग किया गया है, जो वैश्विक बहुआयामी निधनता सूचकांक में जो है प्रयुक्त होती है। इसमें जो है वैश्विक एमपीआई के सभी जो है 10 संकेत को यथावत रखा गया है और 2 अतिरिक्त संकेतक मातृ स्वास्थ्य और जो है बैंक खाते को जो शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एमपीआई मूल्य से वैश्विक एमपीआई की तरह राष्ट्रीय एमपीआई मूल्य की जो है गणना हेड काउंट अनुपात और निधनता की जो है तीव्रता के गुणनफल द्वारा की जाती है। संकेतक इसके जो हैं वो वैश्विक एमपीआई की तरह जो है भारत का जो राष्ट्रीय एमपीआई भी 3 समान भारित आयामों
अर्थात जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित है ना। अभी हमने पढ़ा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर कैसा होता है, जिन्हें जो है 12 संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, कौन कौन से 12 संकेतक हमने बताए यहाँ पे, तो ये देखो है ना, सारा कुछ है इसमें मापा जाता है। अब हम देखेंगे वैश्विक असमानता जो रिपोर्ट है उसमें है ना, इक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी है, जो वर्ल्ड इनइक्वेलिटी रिपोर्ट के बारे में 2026 का जो रिपोर्ट है उसके बारे में, तो सुर्खियों में क्यों था है ना, तो हम चर्चा करेंगे इसमें। तो सुर्खियों में क्या था, हाल ही में जो है वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब ने जो है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी की है। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदुओं पर जो हम नज़र डालेंगे, तो वैश्विक है ना, अभी देखते हैं कितना है। तो वैश्विक जो असमानता रिपोर्ट है उसमें सुर्खियों में क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो हाल ही में जो है वर्ल्ड इनइक्वेलिटी है ना, हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब ने जो है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी की, और रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदुओं पर हम नज़र डालेंगे। तो वैश्विक है ना, विश्व स्तर पर जो है संपत्ति में हिस्सेदारी, वैश्विक जनसंख्या के जो है शीर्ष 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग जो है 75% हिस्सा है। निचले स्तर पर 50% जनसंख्या के पास जो है केवल 2% हिस्सा है। आय का जो अंतर है उसके बारे में देखेंगे। तो विश्व आय अर्जित करने वालों में जो है शीर्ष 10% की आय शेष 90% की संयुक्त आय से भी अधिक है। वैश्विक जनसंख्या में के जो है सर्वाधिक निर्धन आधे जो है हिस्से को कुल वैश्विक आय अर्जन का जो है 10% से भी कम होता है। भारत है ना, भारत जो है उच्च आय असमानता के बारे में बताया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में जो है शीर्ष जो है 10 आय अर्जक राष्ट्रीय आय का जो है 58% प्राप्त है, जबकि निचले स्तर पर जो 50% को जो है राष्ट्रीय आय का केवल जो है 15% प्राप्त है ना, जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको। तो संपत्ति के जो संदर्भ में बताया गया है अत्यधिक जो असमानता है, क्योंकि जो अमीर वर्ग हैं उनके पास 10% लोगों के पास जो है कुल राष्ट्रीय संपत्ति का जो है 65% हिस्सा है, जबकि जो अकेले शीर्ष जो है 1% के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का जो है लगभग 40% हिस्सा है। गिनी सूचकांक बताया गया है। तो गिनी सूचकांक में लॉरेंज वक्र के बारे में देखो ये दिखाया गया है। तो गिनी सूचकांक जो है दर्शाता है कि जो है किसी देश में जो है आय संपत्ति है ना, जो आय संपत्ति है, एक बार इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं तो आपको दिखाई देने लगेगा। तो गिनी सूचकांक दर्शाता है कि जो है किसी देश में है ना आय संपत्ति या जो है उपभोग का विवरण व्यक्तियों या परिवारों के बीच जो है कितना समान है ये बताया गया है। मान इसका जो है बताया गया है, इसका मान जो है 0 से 100 के बीच होता है। 0 का अर्थ है जो है पूर्ण समानता है ना, और बराबर जो है हिस्सा उसका। 100 का अर्थ है कि पूर्ण असमानता। एक व्यक्ति के पास जो है सारी आय संपत्ति उपभोग और बाकी के पास जो है कुछ भी नहीं है ना, इस तरीके से दिखाया। लॉरेंज वक्र में जो है गिनी सूचकांक को लॉरेंज वक्र की सहायता से समझाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे भारत में वित्तीय समावेशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगला चैप्टर आने में कितना टाइम है। अगला चैप्टर आ ही गया है। ठीक है, तो हम अभी ये थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। भारत में वित्तीय समावेशन, तो सुर्खियों में क्यों, तो भारत में जो वित्तीय समावेशन है वो सुर्खियों में क्यों था, तब वो देखेंगे। तो है ना,
तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर 67 हो गया, जो 2021 से जो है अब तक 24.3% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में तो RBI का जो है FI इंडेक्स भारत में वित्तीय समावेशन का जो है एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। सूचकांक का जो स्कोर है वो बताया गया, यह जो है 0 से 100 के स्केल प्रदान करता है। 0 का अर्थ होता है वित्तीय सेवाओं, है ना, वित्तीय सेवाओं से पूर्ण रूप से वंचित, और 100 स्कोर का जो अर्थ है पूर्ण वित्तीय समावेशन है। जो कोई मतलब इसमें ये भी बताया गया कोई आधार वर्ष नहीं है ना, इसे जो है 2021 से जो है हर साल जारी किया जा रहा है, और यह जो है वर्षों से वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों के जो है योगदान और प्रगति की सूचना प्रदान करता है। सूचकांक की जो संरचना उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें जो है 3 व्यापक पैरामीटर हैं जिसमें उप सूचकांक शामिल है। इसमें जो है जिनमें से जो है प्रत्येक उप सूचकांक के लिए जो है भारांश निर्धारित हैं और इनके कई संकेतक हैं। उप सूचकांक है एक, जिसमें उसके बाद संकेतक है, उसके बाद भारांश है। उप सूचकांक में एक पहुंच है, पहुंच जो है 26 से संकेत देता है और 35% ही भारांश पहुंचता है। उपयोग में जो है 52 संकेत दिया है, जबकि 45% भारांश जो है पहुंचता है। और गुणवत्ता जो है 19 दिया है संकेत में, और 20% ही गुणवत्ता इनके पास होती है, बाकी तो सब। अब हम इसका जो विवरण और घटक है उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहुंच का जो विवरण है वो बताया गया है कि जो है यह वित्तीय समावेशन के आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है। यह बैंकिंग जो है डिजिटल पेंशन और बीमा सेवाओं और हेतु जो भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता पर केंद्रित है ना। और उपयोग के बारे में बताया गया है, जो उसका हम देखेंगे। जो विवरण और घटक है उसमें बताया गया कि यह वित्तीय समावेशन के जो है मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह मापता है कि व्यक्ति जो है कितनी बार वित्तीय अवसंरचना के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि UPI लेन देन की मात्रा। इसके अलावा हम गुणवत्ता देखेंगे। गुणवत्ता में बताया गया यह वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता का जो है आकलन करता है। इसमें जो है नागरिकों को जो है वित्तीय सेवाओं, उनके जो है विविध अधिकारों और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के विषय में शिक्षित करने के प्रयासों को जो है समाहित करता है। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है भारत में सार्वजनिक ऋण। ठीक है, पब्लिक डेब्ट इन इंडिया। तो यहाँ से हम अगला लेक्चर करेंगे, कल करेंगे क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा इनपुट, तो हम जो है उसको मेमोराइज करने में दिक्कत होगा, है ना। तो मेमोराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेमोराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप सभी को गुड नाइट। रात के 12:12 हो चुके हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ कमी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सीधा सुधार कर लूँगा।